Hello friends, myself Manish Singh, a physics teacher teaching physics since 15 years for NEET, JEE and also the academics that is 11th, 12th. पिछले 15 सालों से मैं ऑफलाइन कोचिंग में हूँ। मैं बच्चों को नीट के जो बच्चे हैं, जो जेई के बच्चे हैं, जो 11th 12th के भी बच्चे हैं, उनको फ़िज़िक्स की क्लासेस देता हूँ। तो मैंने अपने 15 साल के 15 इयर्स के टीचिंग कैरियर में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझा है या समझने की कोशिश किया हूँ कि नाउ-अ-डेज़ क्लासरूम कोचिंग तो चल ही रही है, ऑफलाइन कोचिंग तो चल ही रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लासरूम कोचिंग को अफोर्ड भी नहीं करते हैं और कई सारी ऐसे और भी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से अच्छे बच्चे होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं जो भी 15 साल से इस टीचिंग फील्ड में जेई के बच्चों के, नीट के बच्चों को पढ़ाया हूँ, अब एक यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया जाए और अपने इस एक्सपीरियंस को उनके बीच शेयर किया जाए। हमारी मोटिव बस इतनी सी है कि वो बच्चे जो अच्छे हैं, जो पढ़ते हैं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं उस क्लासरूम कोचिंग तक पहुंच नहीं पाते हैं वो। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना जो भी मेरा नॉलेज है, 15 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस हैं, उसका यूज़ करूं और सारे के सारे बच्चे इन व्यूज़ को, हमारे जो भी नॉलेज है उसको देखें और अगर उनसे कुछ भी अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो मैं समझूंगा कि मैंने जो टीचिंग किया है या जो मैं कर रहा हूँ उसमें थोड़ी बहुत मेरी सफलता मुझे मिली है। बस यही मेरी मोटिव है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके बीच शेयर करूं और अब इसको मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है। अब मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है और इस अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो जैसा मैं बता रहा था कि मैं 15 साल से टीचिंग में हूं और मैंने जो एक कॉमनली जो हर एक बच्चों के साथ मैंने देखा है कि जब बच्चे 10th पास करके 11th में आते हैं और वो उनको फ़िज़िक्स की पढ़ाई कराई जाती है या फ़िज़िक्स की पढ़ाई वो करते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हर एक बच्चों के साथ वो उनकी होती है वेक्टर्स के साथ। बिकॉज़ अब 10th तक जब वो होते हैं तो उनको वेक्टर्स का सिर्फ इतना नॉलेज होता है कि एक वेक्टर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। उस टाइम तक उनको ये नहीं पता होता है कि इस वेक्टर्स के इस फिज़िक्स में कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। तो जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो उनकी सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो सबके साथ होता है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, सभी बच्चों के साथ, कि उनको वेक्टर्स एडिशन में, वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में, वेक्टर्स सब्ट्रैक्शंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है। और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आगे चल के जब वो जेई की और नीट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और वहाँ मोस्टली वेक्टर्स के एप्लीकेशंस आते हैं तो फिर वो पीछे छूट जाते हैं। तो मैं सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज वीडियो आपको बनाऊंगा वो होगा कि इस वेक्टर्स को आसानी से ईज़िली हम कैसे समझें। एक बार जब आप वेक्टर समझ गए तो आपको आगे फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस में, फ़िज़िक्स के एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने इसको ठीक से नहीं समझा तो डे बाय डे ये प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती जाती है। सो एट फर्स्ट हम जानेंगे कि आपकी जो 10th के बाद आप आए हो और आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़, स्केलर होते हैं, वेक्टर होते हैं, ये 10th 9th में आप पढ़ के आते हो, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा से आप बिल्कुल आपको पता नहीं होता है। तो मैं वेक्टर से ही स्टार्ट करूंगा
और मैं बताऊंगा कि ये वेक्टर्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। न सिर्फ कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट होते हैं ये, आप देखेंगे कि आज के 2-4 साल के आप नीट के क्वेश्चंस या जेई के क्वेश्चंस को देखना, अब डायरेक्टली वेक्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। तो वेक्टर्स न सिर्फ इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमारी फिजिक्स जो है वो ईजी हो जाए, फिजिक्स की एप्लीकेशन ईजी हो जाए, स्पेशली वेक्टर्स के स्पेसिफिक पार्ट से क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, आते हैं। मैं आगे आपको वो दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस वेक्टर्स से आपको कितना फ़ायदा होगा और कैसे होगा, क्योंकि कॉमनली जब आप आगे पढ़ते चले जाएंगे, एकेडमिकली आप ग्रो करेंगे, 11th से 12th में जाएंगे, जेई नीट की प्रिपरेशन करेंगे, आप देखेंगे कि मोस्टली आपके जो वेक्टर्स हैं उसके एप्लीकेशंस दिखेंगे। इसका कारण है कि मोस्टली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो वेक्टर्स हैं, थोड़े बहुत ही स्केलर क्वांटिटी हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है या जो डिविजन्स हैं या जो एडिशंस हैं वो सारे सिंपल अलजेब्रा से होते हैं, जो आपको पहले से पता होता है। लेकिन जब वेक्टर्स हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये हम 9th-10th में भी पढ़ते हैं कि जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर जो हैं वो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, या वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय this is a line and this is the arrowhead. This line representing the magnitude and this arrow representing the direction. This is the two main component of this line representing the magnitude measurement, okay, and this arrowhead representing the direction. That is the symbolic representation of a vector. Whatever be the vector quantity, if you write for example velocity, it is a vector quantity. So velocity के ऊपर आपने एक लाइन खींचा और एक arrowhead लगाई, it representing this physical quantity which is velocity, is magnitude as well as direction. Now we know the vectors which is most important for this vector is most important for understanding the concept. There are two vectors which are most important. One is position vector, and after that a unit vector. पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, सबसे पहले हम इन्हीं दो वेक्टर्स को जानेंगे। इसमें भी सबसे पहले पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर जो होते हैं वो एक फिक्स्ड वेक्टर होता है। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब होता है कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है। दिस इज द ओनली वन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जिसके जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड है। ओके, सो इट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। बाकी जो भी वेक्टर्स हैं वो सारे फ्री वेक्टर्स हैं। ओके, सो हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड फ्रॉम ओरिजिन हमने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ करी। दिस वेक्टर इज ड्रॉइंग फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, इट हैज द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज ओरिजिन, और ये आपके फिक्स्ड होते हैं। इट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। जनरली दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। ये हमारी पोजीशन वेक्टर। किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा, वेदर द पार्टिकल इज इन द प्लेन और इन स्पेस, जैसे यहाँ अभी कोई पार्टिकल मान लीजिए P है और ये XY प्लेन में है। ओके, तो इस पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है, ये हमारी पोजीशन वेक्टर है ये, एंड दिस पोजीशन वेक्टर इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ओके, एट टाइम t पार्टिकल इज हियर। अगर कुछ देर के बाद पार्टिकल यहाँ आती है Q पे, तो इट इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम t, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम t dash. Okay, there are two different position of the particle in this plane,
and it is represented by the two position vectors. ये हमारी पोजीशन वेक्टर्स के बारे में होती है. If this position vector makes an angle theta with the x-axis, okay? अब हमारी ये पोजीशन वेक्टर क्या है? ये हमारी पोजीशन वेक्टर पोजीशन को बता रही है, ओके? इस पार्टिकल के पोजीशन को बता रही है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विच इज ओरिजिन. ठीक है, तो इसको हमें सबसे पहले जानना होता है, क्योंकि जब कभी भी हमें किसी भी पार्टिकल के पोजीशंस को बताना होता है तो हमें जिस वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी पोजीशन वेक्टर होती है. और ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑलवेज इसके स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है. इसके बाद दूसरा वेक्टर होता है हमारा यूनिट वेक्टर. आफ्टर पोजीशन वेक्टर इट इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर जैसे इसके नाम है यूनिट, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है. ठीक है, ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो, ओके, बट इसके जो डायरेक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट होता है. और जो डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर की, दिस यूनिट वेक्टर हैज़ द डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है और हमें इस ए वेक्टर की यूनिट वेक्टर निकालनी है. यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, सो इट इज ए कैप. द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस ए वेक्टर is equal to the vector a vector divided by its magnitude. किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगी. जिस यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन है आप देख रहे होंगे, इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. ओके, यूनिट वेक्टर अगेन एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगी और इसकी डायरेक्शन गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में होगी. जिस भी वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगी यूनिट वेक्टर. ओके, नाउ इट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज x axis, y axis and it is z axis. Along these three axes there is a unit vector. Along x axis it is I cap, along y axis it is j cap, and along z axis it is k cap. Again, I cap, j cap, k cap representing the direction of x axis, y axis and z axis, and it has the magnitude of 1 because it is unit vector. तो हमारे लिए सबसे important यही जानना था कि पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर, both the vectors are very very important to understanding again the application of the vectors. okay, तो पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर समझने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वेक्टर मेनली दो ही तरह के होते हैं. एक हमारी पोलर वेक्टर और एक हमारी एक्सियल वेक्टर. पोलर वेक्टर जो होते हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, इनिशियल पॉइंट होते हैं. ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं. और जो एक्सियल वेक्टर होते हैं जब पार्टिकल रोटेट करती है, ठीक है, जो रोटेशनल इफेक्ट होते हैं जहाँ, ओके, वहाँ हम एक्सियल वेक्टर का यूज़ करते हैं. आपके कई सारे एग्जांपल है पोलर वेक्टर के, जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स हैं, एक्सीलरेशन है, ये सारे के सारे पोलर वेक्टर्स हैं. दे हैव द स्टार्टिंग पॉइंट. लेकिन एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर एक्सीलरेशन है, टॉर्क है, ये सारे रोटेशनल जो इफेक्ट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसके लिए पार्टिकल किसी एक्सिस का अबाउट अगर रोटेट कर रही है तो हम वेक्टर्स का जो यूज़ करते हैं वो हमारी एक्सियल वेक्टर होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर्स बोला था, अभी बताया था, यूनिट वेक्टर बताया था, उसके बाद कई सारी वेक्टर्स और भी होती हैं, जैसे कि कोप्लेनर वेक्टर्स होती है, कोलिनियर वेक्टर्स होती है, कोटर्मिनस वेक्टर होते हैं. ठीक है, ये सारे जैसे कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो अगर एक ही लाइन के अलॉन्ग कई सारे वेक्टर्स होती है,
इसे हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। एक ही प्लेन में अगर कई सारे वेक्टर्स हैं तो उसे हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। इस तरह से ये वेक्टर्स के टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे दो वेक्टर्स इक्वल कब होती है? दो वेक्टर्स इक्वल तब होती है जब दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आप देख रहे हो कि ये जो लेंथ है और ये जो दूसरी बी वेक्टर की लेंथ है, दोनों की लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी, एरो भी एक ही डायरेक्शन में है। इस तरह से ये दोनों वेक्टर क्या हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, ओके। लेकिन अगर एक वेक्टर्स ये है और दूसरी वेक्टर ये है, इनके मैग्नीट्यूड सेम हैं, ओके, बट इनके डायरेक्शंस आपको ऑपोजिट दिख रहे हैं, ठीक है, ओके। कई सारे ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसके मैग्नीट्यूड्स भी अलग होते हैं और डायरेक्शन भी अलग होते हैं, ओके। दीज आर कॉल्ड द ऑपोजिट वेक्टर्स, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो ये भी, इसका भी हम यूज़ करेंगे। इनके बीच का एंगल्स आप पढ़ते होंगे 9th-10th क्लास में। दो पैरेलल लाइंस हैं तो आपको पता है कि इसके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। यहाँ पे आप देखोगे एंटी पैरेलल अगर हैं तो एंगल 180 डिग्री है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये आप जानते रहते हैं, ठीक है। जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका यूज़ हम बार बार करते हैं, जब कभी भी हमें दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करना हो जो वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, तो अगर हम पहले से जब 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं 9th-10th के बाद, और हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज़ दे दिया जाए ऐड करने के लिए, तो उसको अगर हम एडिशंस को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए वो रॉन्ग रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v1 वेक्टर, ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये v2 वेक्टर, ये हमारी 7 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो 5 मीटर पर सेकेंड और 7 मीटर पर सेकेंड है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर आपको वेक्टर एडिशन नहीं आता है तो फिर आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं और आपको आफ्टर एडिशन जो रिजल्टेंट मिलेंगे वो भी वेक्टर मिलने हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो वेक्टर एडिशन होता है। और कॉमनली मैंने ये रियलाइज़ करा है अपने 15 इयर्स के टीचिंग कैरियर में कि मोस्टली बच्चे जब 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो इस कॉमन प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू ऐड द टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करें, पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकली बताता हूं। ज्योमेट्रिकली कैसे आप दो वेक्टर्स को ऐड करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर दूसरी है बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल तरीका है। इट इज द सिंपलेस्ट वे टू ऐड देम ज्योमेट्रिकली। अब आप इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करिए, हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर जो बी वेक्टर है उसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करो, ये भी हमने कर दिया। ये हमारी ए वेक्टर है, ये हमारी बी वेक्टर है। हमने ए वेक्टर के पैरेलल भी वेक्टर ड्रॉ करा, हमने ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर को ड्रॉ करा, और अब फ्रॉम द टेल ऑफ ए वेक्टर हमने एक और वेक्टर ड्रॉ करी, कहां तक? बी वेक्टर तक। ज्योमेट्रिकली दिस रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ these two vector। ये हमारी दो वेक्टर्स हैं जिसको हमने ऐड कर दिया। अब आफ्टर एडिशन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हम निकालेंगे। लेकिन जो ज्योमेट्रिकली एडिशन के मेथड है वो हमने आपको बताया। आपको कुछ नहीं करना है, अगर इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करिए और फिर इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को पैरेलल ड्रॉ करिए, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड
ऑफ अनदर वेक्टर, सेकंड वेक्टर आप एक वेक्टर ड्रॉ करिए, यही आपकी रिजल्टेंट होगी। इसका दूसरा जो मेथड होता है, जो दूसरा वे होता है, अगर यही दोनों वेक्टर्स हैं, फिर से हमने ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाया और अब हम इसके हेड से नहीं, इसी वेक्टर के टेल से एक और वेक्टर को हमने, जो बी वेक्टर है, उसके पैरेलल वेक्टर बनाया। यह हमारी ए वेक्टर, जो ए वेक्टर के पैरेलल हमने ड्रॉ करा, और फिर ए वेक्टर के टेल से हमने जो बी वेक्टर है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यह हमारी बी वेक्टर हो गई। आफ्टर दैट ए वेक्टर के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा और बी वेक्टर के पैरेलल भी हमने एक लाइन खींचा और हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया। नाउ द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, you draw the diagonal from this coinciding point to this। यहां से हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया। नाउ इन दिस केस इट इज ऑल्सो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ओके, दो वेक्टर को ऐड करने के ये हमारे मेथड हैं। ठीक है, अब दो से ज्यादा अगर वेक्टर्स हैं उनको ऐड करना है तो उसके लिए एक और मेथड है, वो इसके बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको अगर दो वेक्टर को ऐड करने हैं तो इन्हीं दो मेथड का यूज करना होगा। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और इस मेथड को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बोथ लॉज आर डिफरेंट ज्योमेट्रिकली, ओके, बट अभी हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, डायरेक्शन भी निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात को आप समझना कि जब कभी हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, आफ्टर एडिशन रिजल्टेंट निकालनी है, तो कहां पे हम ट्रायंगल लॉ का यूज करें और कहां हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करें। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो अगर पहली वेक्टर की हेड से दूसरी वेक्टर का टेल कोइंसाइड करता हो तो वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ। और अगर दो वेक्टर के टेल ओके या स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, कोइंसाइड करता हो, तो हम ऑलवेज इसी पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, सो देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू लॉज। कहां हम ट्रायंगल लॉ यूज करें, कहां हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करें, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ दीज टू वेक्टर। इफ head of this vector is coincided with the tail of another vector, you always apply this triangle law, and if the starting point of both the vectors are same or coinciding, you always apply the parallelogram law. Now the magnitude, whatever be the law, okay, कोई भी लॉ हो, अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना है इस रिजल्टेंट वेक्टर का, magnitude is represented by modulus, yeah, it is simply this without arrowhead, both representing the magnitude, okay, and the formula is a square plus b square plus 2ab cos theta. It is the magnitude of the resultant of two vector, where this theta, which is very very important, this theta is the angle between these two vectors। जैसे यहाँ ये एंगल हमारी थीटा है, यहाँ ये एंगल हमारी थीटा है, दो वेक्टर के बीच का ये एंगल है। ओके, ये एंगल 0 भी हो सकता है, ये एंगल 180 भी हो सकते हैं, ये एंगल 90 भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि हमारी ये कौन सी एंगल है। आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ट्रायंगल लॉ का या पैरेललोग्राम लॉ का, दोनों के फार्मूले सेम होंगे। ज्योमेट्रिकली दे आर डिफरेंट बट देयर मैग्नीट्यूड्स विल बी सेम। ओके, एंड दिस थीटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, इफ a vector is this and b vector is this, here theta is equal to 0 degree. If a vector is this, b vector is this, theta is 180 degree, and if this is the a vector, this is a vector and this is b vector, now this theta is equal to 90 degree. So if two vectors are parallel, its resultant will be a square plus b square plus 2ab cos 0 under root, and you know the value of cos 0 is 1,
and it is equal to a plus b whole square, and this is under root, and this will be equal to a plus b. दो पैरेलल वेक्टर्स के ये मैग्नीट्यूड्स हैं और डायरेक्शन तो दोनों की एक ही है, वो हमें दिख रहा है। अगर यही दो ऑपोजिट वेक्टर्स तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, जहां थीटा 180 डिग्री है, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा a माइनस बी, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसके रिजल्टेंट हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इन सब जो वैल्यूज को मैंने निकाला है, इसी थीटा के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करा और आपके पास रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड्स मिले, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड मिले। नाउ द डायरेक्शन, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डायरेक्शन कैसे निकालें? तो यह हम एज्यूम करते हैं कि दिस रिजल्टेंट वेक्टर makes an angle beta with the first vector, that is a vector. Okay, for finding the direction you calculate the tan beta, and this tan beta is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. Again, this theta is angle between two vectors. Okay, if here the resultant is beta, resultant makes an angle beta with the first vector, the formula will be same. Okay, now if two vectors are perpendicular to each other, that is angle between them is 90 degree, then what's the direction? That is tan beta is equal to b sin 90 is 1 divided by a cos 90 is 0, and it is equal to b upon a. Therefore beta is equal to tan इनवर्स b अपॉन a। यहां से हम डायरेक्शन निकालते हैं। तो जब कभी भी हमें दो वेक्टर को ऐड करना हो, हम दो बातों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मैग्नीट्यूड्स की फार्मूला और डायरेक्शन के फार्मूले को। ठीक है, ज्योमेट्रिकली बिल्कुल हमें यह समझना होगा कि हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों में से किस लॉ का यूज कहां करें। तो मैंने पहले भी बताया कि जब एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करे तो ऑलवेज ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, और अगर दोनों वेक्टर्स के टेल कोइंसाइड करे तो ऑलवेज आप पैरेललोग्राम लॉ का यूज करिए फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, कभी भी किसी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। तो आज हमने वेक्टर एडिशंस को समझा है। मैं वेक्टर एडिशंस के कई सारे एग्जांपल्स को भी आपको बताऊंगा। ओके, आफ्टर दैट वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशंस भी बताऊंगा, और इसके बाद आपको वेक्टर्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं उसको भी डिस्कस करूंगा। जो एप्लीकेशंस हैं वो पहले चैप्टर से 11th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मोशन इन अ प्लेन, वहाँ से वेक्टर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। ये वेक्टर्स बार बार आपको मिलेंगी और आपके लिए इतने इजी हो जाएंगे कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। तो नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियोस में जब आपके साथ मिलेंगे, आई एम स्टार्टिंग विद द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर एडिशंस, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स हम करेंगे, और फिर उसके आगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को भी बताऊँ।